हेलो एवरीवन, सिलेक्शन आईक्यू के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे मैं किरण शर्मा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और आई होप आप सब क्लासेस को रेगुलरली देख भी रहे होंगे और पढ़ भी रहे होंगे और इकोनॉमिक्स आपको समझ में भी आ रही होगी। तो इसी कड़ी को हम आगे बढ़ाते हैं। पहली क्लासेस में हमने बात की थी राष्ट्रीय आय के बारे में, फिर हमने बात की थी जीडीपी के बारे में, फिर एनडीपी के बारे में, जीएनपी के बारे में, एनएनपी के बारे में। फिर उसके बाद हमने चर्चा की थी राष्ट्रीय आय के मापन की विधि, जिसमें हमने उत्पाद विधि, आय विधि और व्यय विधि के बारे में समझा था। और फिर हमने बात की थी जीडीपी के प्रकार के बारे में, जिसमें हमने नॉमिनल जीडीपी और वास्तविक जीडीपी के बारे में बात की थी। अगली कड़ी में हमारा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो रहेगा जीडीपी डिफ्लेटर। तो जीडीपी डिफ्लेटर आज की क्लास का हमारा टॉपिक है। ये उसी टॉपिक से जुड़ा हुआ है जो कि हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, यानी जीडीपी के प्रकार से। जीडीपी डिफ्लेटर बेसिकली क्या काम आता है, तो ये आपकी देश में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में जो भी बदलाव आता है, जो कमी होती है या वृद्धि होती है, उसके मापन के लिए बहुत उपयोगी होता है। या हम ये भी कह सकते हैं कि ये पूरी अर्थव्यवस्था में मूल्य के स्तर के मापन के लिए प्रयोग में लिया जाता है। या इसको आप ऐसा भी कह सकते हो कि समग्र मूल्य स्तर को जानने के लिए अगर हमारे पास कोई मापक है तो वो है जीडीपी डिफ्लेटर। जीडीपी डिफ्लेटर मुद्रास्फीति मापन के लिए भी उपयोग में आता है, क्योंकि इसके माध्यम से हम नॉमिनल जीडीपी और जो रियल जीडीपी है उसके मध्य एक संबंध स्थापित करते हैं। तो बेसिकली जीडीपी डिफ्लेटर जो है वो हमें बताता है कि अर्थव्यवस्था में मूल्यों के स्तर पर क्या क्या बदलाव आ रहे हैं, प्राइस लेवल जो है वो क्या है, कीमत के स्तर का मापन किस प्रकार से किया जाता है, या वास्तविक उत्पादन में कमी हो रही है या वृद्धि हो रही है, या कीमतों में वृद्धि हो रही है या कमी हो रही है। तो जीडीपी डिफ्लेटर किसी भी देश में उत्पादित समस्त वस्तुओं और सेवाओं के जीडीपी में उतार चढ़ाव या कीमतों के स्तर का मापन करता है। और जैसे हमने देखा था कि किसी देश में उत्पादित समस्त वस्तुओं और सेवाओं के जीडीपी में कीमतों के स्तर का मापन करता है। और जब कीमतों के स्तर के मापन की हम बात करते हैं तो यहाँ पर दो प्रकार के कीमत स्तर हमने देखे थे, मूल्य स्तर हमने चर्चा की थी। एक था प्रचलित मूल्य और एक था स्थिर मूल्य। ये दोनों की बात की थी हमने, कांस्टेंट प्राइस की और करंट प्राइस की। तो इसके आधार पर क्या किया जाता है, जीडीपी का मापन किया जाता है, जिसे हम नॉमिनल जीडीपी कह सकते हैं या रियल जीडीपी भी कह सकते हैं। देश में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं के कीमतों में बदलाव को मापता है। डिफ्लेटर ये हमें डिफ्लेक्ट करता है कि क्या बताता है, इसे हम हिंदी में कहते हैं जीडीपी अपस्फीतिक। ठीक है, तो आप इसका हिंदी में भी अगर हम बात करें, अपस्फीतिक कहते हैं इसे हिंदी में, जीडीपी अपस्फीतिक। यानी क्या करता है, ये डिफ्लेट करता है, यानी जो जीडीपी है उसमें स्थिर कीमतों को या स्थिर मूल्य को और प्रचलित मूल्यों के स्तर का मापन करता है, यानी उनके बदलाव को मापता है कि किसमें क्या कमी और वृद्धि हो रही है। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो इस टॉपिक में है वो है इसका फॉर्मूला। और ये फॉर्मूला बहुत सारे एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। मैं स्टार मार्क कर रही हूँ, आप इसे रेड स्टार मार्क कर लें, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम में ये पूछा जा चुका है कि जीडीपी डिफ्लेटर का फॉर्मूला क्या है। जीडीपी डिफ्लेटर होता क्या है कि देश में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में बदलाव के मापन के लिए हम जीडीपी डिफ्लेटर का काम यूज करते हैं। और ये हमें बताता है कि कीमतों के स्तर का मापन किस प्रकार से किया जाना चाहिए। और इसमें दोनों प्रकार की जो वस्तुएं हैं, यानी दोनों प्रकार के जो कीमत स्तर होते हैं वो इसमें शामिल होते हैं। और इसमें सभी चीजों को शामिल किया जाता है, यानी निवेश वस्तुएं भी, सरकारी खर्च भी, निर्यात आयात भी, उपभोक्ता वस्तुएं सब इसमें शामिल होती है। और पूरी अर्थव्यवस्था का मूल्य स्तर ये बताता है, चाहे कृषि क्षेत्र हो, चाहे आपका औद्योगिक क्षेत्र हो, चाहे आपका सेवा क्षेत्र हो। और इसके लिए हम जो फॉर्मूला यूज करते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और फॉर्मूला क्या है कि रियल जीडीपी बटा नॉमिनल जीडीपी इंटू 100, ये आपको ध्यान में रखना है। रियल जीडीपी यानी आप इसे कह सकते हो वास्तविक मूल्य बटा स्थिर मूल्य
इंटू 100। ठीक है, तो रियल जीडीपी क्या बताती है? रियल जीडीपी बताती है स्थिर कीमतों पर मापा गया जीडीपी। तो रियल जीडीपी क्या है आपका? तो रियल जीडीपी जो स्थिर कीमतों पर मापन किया जाता है, और नॉमिनल जीडीपी जो कि प्रचलित मूल्य पर मापन किया जाता है, और दोनों का जब हम बटा कर लेते हैं तो उसको हम डिवाइड कर देते हैं 100 से। 100 से मल्टीप्लाई करने के मतलब क्या है कि ये परसेंटेज में हमें प्राप्त होता है। यहाँ पर रियल जीडीपी का मतलब क्या है? रियल जीडीपी मतलब स्थिर कीमतों पर जीडीपी का मापन, यानी ये कह सकते हैं कि ये स्थिर कीमतों पर जीडीपी है, ये प्रचलित कीमतों पर जीडीपी है, और उसमें क्या करना है, हमें 100 से मल्टीप्लाई करना है, तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा? जीडीपी डिफ्लेटर प्राप्त हो जाएगा। ये आपको ध्यान में रखना है क्योंकि यहां से अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चन। तो अगर आपको वैसे याद नहीं रहो तो इसका एक आप ये भी याद कर सकते हो, जीडीपी डिफ्लेट करती है आरएनए को। जीडीपी डिफ्लेट करती है, यानी जीडीपी डिफ्लेटर है आरएनए। आरएनए मतलब रियल जीडीपी बटा नॉमिनल जीडीपी मल्टीप्लाई बाई 100। तो ये आपका हो गया जीडीपी डिफ्लेटर आरएनए। ये फॉर्मूला बहुत एग्जाम में पूछा जाता है और लगभग हर एग्जाम में यहाँ से प्रश्न, आप अच्छे स्तर के अगर एग्जाम है तो वहां पर पूछा ही जाएगा, अदरवाइज तो वर्तमान कीमत और स्थिर कीमत पर भी पूछा जाता है। अब अगर हम बोले कि इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि किसी भी देश की जो नॉमिनल जीडीपी है, ठीक है, वो जीडीपी अगर मान लीजिए, या रियल जीडीपी जो है वो कितनी है, तो वो है 1600 अरब। ये हम मान लेते हैं, एक फिगर कोई भी ले लेते हैं, और हम मानते हैं कि जो नॉमिनल जीडीपी है वो कितनी है, वो 2000 अरब है। अब आप बोलेंगे मैम ये 2000 अरब ही क्यों लिया आपने, 1500 अरब क्यों नहीं ली? क्योंकि देखो हमेशा प्रचलित कीमतों पर जो जीडीपी होती है वो ज्यादा होती है, और नॉमिनल यानी स्थिर कीमतों पर जीडीपी जो होती है हमेशा कम रहती है। ये आपको ध्यान रखना है। और इसे मल्टीप्लाई कर देंगे हम किससे? 100 से। तो जब हम 100 से इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा? तो हमारे पास इसका जो आंसर है वो 125 आता है। आप कैलकुलेट कर ले आराम से। तो 125 का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आधार वर्ष के बाद कीमतों में लगभग क्या हुई है? 25% की वृद्धि हुई है। तो 125% मतलब क्या हो गया? तो 125 यानी 100 माइनस 125 बराबर 25%। यानी हम क्या कह सकते हैं? हम ये कह सकते हैं कि जीडीपी डिफ्लेटर कितना है? 125 है, यानी आधार वर्ष की कीमतों पर औसतन 25% की वृद्धि हुई है। यानी जो चीज 2011 में 100 रुपए की थी वो अभी कितने की हो गई है? 125 की हो गई है। यदि जीडीपी डिफ्लेटर 100 आता है, इसका मतलब क्या है? कोई भी बदलाव नहीं हुआ है, यानी जो पहले भी 100 की थी और वो अभी भी 100 की है। अब जब ज्यादा आता है इसका मतलब क्या है? इन्फ्लेशन है। बहुत सिंपल सा है, जो हमने पहले एग्जाम्पल लिया था कि कोई चीज, ठीक है, स्थिर कीमतों पर, इसको एग्जाम एक अलग पेज पे ले लेते हैं। यहां समझिए, जीडीपी जीडीपी डिफ्लेटर क्या है? तो जीडीपी डिफ्लेटर हम बोल रहे हैं कि जीडीपी डिफ्लेटर होता है आरएनए। आरएनए मतलब क्या हो गया? रियल जीडीपी। रियल जीडी मतलब हो गई स्थिर कीमतों पर जीडीपी, बटा आरएनए। तो आर और एन ए, तो यहां क्या हो गया? नॉमिनल जीडीपी। नॉमिनल जीडीपी मतलब क्या हो गई? प्रचलित कीमतों पर जीडीपी। प्रचलित कीमत पर जीडीपी। दोनों को क्या कर देंगे? हम बटा कर देंगे, और क्या कर देंगे? 100 से गुणा कर देंगे। ठीक है, और अब हम बात कर रहे हैं कि मान लीजिए जीडीपी डिफ्लेटर आ जाता है 100। 100 मतलब क्या हुआ कि 2011 में भी 100 रुपए की कोई चीज थी, और आज 2024-25 में भी वो कितने की है? 100 रुपए की है। यानी नो चेंज, कोई चेंज नहीं आया, यानी मुद्रास्फीति नहीं हुई, यानी मुद्रास्फीति नहीं बढ़ी है, कोई परिवर्तन यहां पर नहीं हुआ है, कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। ठीक है,
मान लीजिए जीडीपी डिफ्लेटर आ जाता है 150, मतलब क्या है कि 2011-12 में कोई चीज 100 रुपए की थी और अभी 2024-25 में वही चीज 150 की हो गई, यानी 150 माइनस 100 बराबर 50। इसका मतलब 50% की क्या हुई है, वृद्धि हुई है। वृद्धि हुई है यानी कोई चीज पहले 100 की थी अब 150 की हुई है, कीमत में वृद्धि हुई है, कीमत में बदलाव हुआ है, यानी क्या हुई है, मुद्रास्फीति हुई है। क्या हुई है, मुद्रास्फीति हुई है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। बहुत ही इजी तरीके से मैंने बता दिया कि यहाँ क्या हो रहा है, कीमतों में जो परिवर्तन हो रहा है उसका मापन के लिए हम जीडीपी डिफ्लेटर यूज करते हैं। सिंपल सा कि जो हमारी नॉमिनल जीडीपी है और जो हमारी रियल जीडीपी है उनको बटा करके 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा भाई कीमत स्तर में बदलाव हुआ है या नहीं हुआ है। अगर 100 है मतलब एज इट इज है, यानी कोई बदलाव नहीं हुआ है। अगर ज्यादा है तो हुआ है, और अगर कमी भी आती है, अगर मान लीजिए यहाँ कमी आती है तो इन दैट केस मतलब कमी हुई है। तो कमी की संभावनाएं कम है, क्योंकि कोई चीज 2011 में 10 रुपए की थी और आज वो 5 रुपए की हो जाए, ये संभावनाएं कम बनती है, क्योंकि प्रोडक्शन में जितने भी प्रोडक्शन फैक्टर्स हैं उन सब में वृद्धि हुई है, चाहे वो किराया हो, चाहे मजदूरी हो, चाहे ब्याज हो, चाहे आपका लाभ हो, तो सब में वृद्धि हुई है, तो वो संभावनाएं कम है। लेकिन 100% है मतलब कोई चेंज नहीं आया, मुद्रास्फीति नहीं हुई है। ठीक है, तो मुद्रास्फीति नहीं हुई है। और अगर जितना ज्यादा बढ़ रहा है मतलब कीमतों में उतना ही परिवर्तन आया है, यानी मुद्रास्फीति यहाँ पर दिखाई दे रही है। और आपको ये फॉर्मूला बहुत अच्छे से याद रखना है, यहाँ पर क्वेश्चन आएगा तो जीडीपी डिफ्लेटर आप आरएनए याद रख लो, क्योंकि कई बार हम बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि रियल जीडीपी ऊपर थी या नॉमिनल जीडीपी ऊपर थी। तो ये हमें बहुत कंफ्यूज करता है कि रियल जीडीपी ऊपर लिखनी थी या नॉमिनल लिखनी थी। तो आरएनए याद कर लो, आरएनए मतलब आर फॉर रियल, और फिर बटे में क्या आ जाएगी, नॉमिनल जीडीपी आ जाएगी। तो इस तरीके से आपको कॉन्सेप्ट याद भी रहेगा और आप भूलेंगे भी नहीं। तो एक बहुत छोटा सा टॉपिक था, लेकिन अक्सर स्टूडेंट को कंफ्यूज करता है कि टॉपिक है क्या, समझ में आता नहीं है। तो बहुत ही सिंपल टॉपिक है। जीडीपी डिफ्लेटर कीमत स्तर के मापन के लिए प्रयोग किया जाता है। दो प्रकार की जीडीपी होती है, यानी रियल जीडीपी बटा नॉमिनल जीडीपी मल्टीप्लाई बाई 100। तो हमारे पास जो भी रिजल्ट आता है उसके आधार पर हम ये कैलकुलेट कर लेते हैं कि हमारी कीमतों में वृद्धि हो रही है या कमी हो रही है, और उसके हिसाब से ही हम कीमत स्तर के मापन या मुद्रास्फीति के मापन कर सकते हैं। और मुद्रास्फीति के मापन के लिए इसका हम यूज भी करते हैं। तो आई होप क्लास आपको समझ में आई होगी और आप रेगुलरली पिछली क्लासेस को भी देख रहे होंगे। अगर आज से आपने देखना स्टार्ट किया है तो पहले पिछली क्लासेस को देखें कि एक्चुअली रियल जीडीपी होता क्या है, नॉमिनल जीडीपी होता क्या है, तभी आपको आगे वाली क्लासेस भी समझ में आएगी। तो इसी प्रकार से हमारे साथ जुड़े रहें और क्लास को शेयर करना, लाइक करना और चैनल ऑफ सिलेक्शन IQ ऑफिशियल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट के साथ शेयर करें जिससे इसका लाभ सबको मिल सके, सब इकोनॉमिक्स को आसान भाषा में समझ सकें और इकोनॉमिक्स किसी के लिए भी टिपिकल सब्जेक्ट न रहे। तो मैं आपके साथ हमेशा से जुड़ी रहूंगी और उसके बाद मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक पढ़ते रहिए, लिखते रहिए। थैंक यू सो मच।